हमारे बीच पधार चुके हैं। हैदराबाद मुक्ति संग्राम दिवस परेड के अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आगमन इस भव्य परेड स्थल पर हो चुका है। The music of the Biglars confirms the arrival of today's chief guest, Shri Amit Shah, Honorable Union Minister of Home and Corporation. హైదరాబాద్ విమోచన దినోత్సవం ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథులు ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ హోమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అమిత్ షా గారు ఈ ప్రాంగణంలోకి మరి కొద్ది క్షణాల్లో విచ్చేయనున్నారు. వారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. देवी सज्जनों नमस्कार और हार्दिक स्वागत अभिनंदन आप सभी का भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और माननीय केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और डोनर विभाग के मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी की तरफ से यहाँ इस प्रांगण में इस परिसर में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैदराबाद मुक्ति दिवस के इस समारोह में आप सबकी उपस्थिति को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं और आपके उस श्रद्धा भाव को जो कि राष्ट्र के प्रति है उसका अभिनंदन करते हुए हमें गर्व की अनुभूति होती है। आप जानते हैं कि आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच देश के माननीय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का शुभागमन हम सबके लिए गौरव की बात है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आज के इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ उपस्थित हैं इस अवसर का साक्षी बनने के लिए, यहाँ होने वाली प्रत्येक गतिविधि को आत्मसात करने के लिए, क्योंकि ये है अमृत काल, यानी जब हम अपने 100 वर्षों की यात्रा पूरी करें इस देश की आजादी की, तो ये देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया में अपना स्थान रखता हो। और विशेष तौर पर बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा उपस्थित हैं और इन युवाओं के माध्यम से भी ये संदेश और ये विश्वास अटल होता है देश की प्रगति का। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सीसीआरटी ने आज हैदराबाद मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रभात फेरी का भी आयोजन किया है। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय कुछ ही क्षणों में राष्ट्र ध्वज को फहराकर हैदराबाद मुक्ति दिवस परेड की शुभारंभ करेंगे। When we honor our flag, we honor what we stand for as a nation. राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान अर्पित करने के पश्चात अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय राष्ट्रीय एकता के प्रेरक सरदार वल्लभ भाई पटेल के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रस्तुत। लोह पुरुष की ऐसी छवि थी, लोह पुरुष की ऐसी छवि थी, ना देखी ना सोची कभी थी। आवाज में सिंह सी दहाड़ थी, हृदय में कोमलता की पुकार थी। एकता का स्वरूप जो इसने रचा, देश का मानचित्र पल भर में बदला। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कृतज्ञ राष्ट्र सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में
अपनी कृतज्ञता अर्पित करता हुआ माननीय मुख्य अतिथि महोदय के माध्यम से हम सभी हमारी राष्ट्रीय एकता के प्रेरक को शत शत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और अब परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट दी जाएगी। धरा हिला गगन सजा, नदी बहा पवन चला, विजय तेरी ज्योति सी जल जला। भुजा भुजा फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क, धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर। अग्नि सी धधक धधक, हिरन सी सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर। रुके न तू, छके न तू, झुके न तू, थमे न तू, सदा चले थके न तू, रुके न तू, थके न तू। आज की परेड के परेड कमांडर श्री नीरज मीना, उप कमांडेंट केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट दी एवं उनसे परेड निरीक्षण का आग्रह किया। मुख्य अतिथि महोदय ने परेड कमांडर के आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं परेड कमांडर निरीक्षण वाहन पर सवार। वाहन समय की गरिमा के अनुरूप मुख्य अतिथि महोदय को लेकर धीरे धीरे परेड की ओर आगे बढ़ता हुआ। हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं। राष्ट्र के प्रति उत्साह और गौरव की भावना के साथ अत्यंत ही समर्पित होकर आप जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। आपके कर्मठ व्यक्तित्व एवं निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता अतुलनीय है। आप देश की एकता, अखंडता एवं चहुमुखी विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। छात्र जीवन से ही आप समाज एवं व्यक्ति को केंद्र मानकर सेवा करते आ रहे हैं। बतौर गृह एवं सहकारिता मंत्री आपके द्वारा उठाए गए अनेकों कदम राष्ट्र निर्माण में विशेष स्थान रखते हैं। आपकी संगठनात्मक कार्य कुशलता एवं नेतृत्व क्षमता का परिणाम है कि आज 74वीं हैदराबाद मुक्ति संग्राम दिवस के अवसर पर भारी संख्या में मौजूद जनता आपके निर्णय की सराहना हेतु यहां उपस्थित है। The inspection vehicle is heading towards smartly dressed contingents, their heads held high in honor and respect for the chief guest. निरीक्षण वाहन आज की परेड टुकड़ियों के समक्ष पहुंचता हुआ धीरे धीरे अग्रसर समारोह की गरिमा के अनुरूप सजा सवरा। निरीक्षण वाहन आज की परेड की पहली टुकड़ी के समक्ष रैपिड एक्शन फोर्स में शामिल वीरांगनाओं की, जिसका नेतृत्व कर रही हैं श्रीमती स्वाति तांडले, सहायक कमांडेंट। परेड की दूसरी टुकड़ी है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की महिलाओं का, कमान कर रही हैं श्रीमती मोनिका सिहाग, सहायक कमांडेंट। आज की परेड की तीसरी टुकड़ी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रणबांकुरों की है, कमान कर रहे हैं श्री मोहम्मद फयाज, सहायक कमांडेंट। निरीक्षण वाहन अब चौथी टुकड़ी के नजदीक पहुंचता हुआ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रणबांकुरे इस टुकड़ी में शामिल हैं, कमान है शाहजहां पीके, सहायक कमांडेंट के पास। निरीक्षण वाहन अग्रसर आज की परेड की पांचवी टुकड़ी सीआरपीएफ के जाबाजों की, कमान कर रहे हैं श्री श्रीराम शर्मा, सहायक कमांडेंट। और परेड मैदान के मध्य में सीआरपीएफ का ब्रास बैंड और पाइप बैंड का दल इस पूरे वातावरण को कर्णप्रिय एवं मनमोहक बनाने का उत्तरदायित्व निभाता हुआ। छठी टुकड़ी सीआरपीएफ की वीरों की, कमान कर रहे हैं श्री सुधीर कुमार सिंह, सहायक कमांडेंट। सातवीं टुकड़ी है सीआरपीएफ के रणबांकुरों की, कमान कर रहे हैं श्री बाल किशन, सहायक कमांडेंट। निरीक्षण वाहन अग्रसर आज की परेड की आठवीं टुकड़ी के समक्ष सीआरपीएफ के आंतरिक सुरक्षा प्रहरियों की, कमान कर रहे हैं श्री शेखर कुमार सिंह, सहायक कमांडेंट। और नौवीं टुकड़ी है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सुरक्षा प्रहरियों की, कमान कर रही हैं श्रीमती चेतना, सहायक कमांडेंट।
आज की परेड की अंतिम टुकड़ी की ओर अग्रसर। टुकड़ी है सीआईएसएफ की विशेष शाखा फायर विंग का अग्निदस्ता। कमान कर रहे हैं श्री विकास कुमार, सहायक कमांडेंट। India is a nation of heroes, and today we celebrate the spirit of Indianness that has inspired our leaders to change the course of the nation. Inspired by the selfless sacrifices of their companions and predecessors, these brave soldiers stand before you, ever ready to serve their motherland. गर्व से लहराता तिरंगा इस मैदान की भव्यता को और बढ़ा रहा है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय की उपस्थिति ने इस परेड मैदान में एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को जीवंतता प्रदान की है। सरदार पटेल के सिद्धांतों को आत्मसात करके माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने जिस महायज्ञ का प्रण किया है, उसमें राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक अपना सर्वोच्च योगदान देने हेतु तैयार है। हमें गर्व है, अभिमान है कि हम सब भारत हैं, हम सब में भारतीयता है। हमारा संकल्प है भारत जो जग में प्रसिद्ध हो, जिसमें
చాలా సరిపోతుంది కరెక్ట్. తెలంగాణ సాంస్కృతిక వైభవానికి ప్రతీకగా ఇప్పుడు కళాకారులు ముందుకు రానున్నారు. గౌరవనీయులు కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి హోంశాఖ మంత్రులు శ్రీ అమిత్ షా గారికి స్వాగతం పలుకుతూ సంగీతం ఆది ప్రణవనాదం, అందులో పురుడు పోసుకున్న నాదస్వరం, డోలు వాద్యాలతో కూడిన మంగళ వాయిద్యం దక్షిణాదిన ఏ ఇంట శుభకార్యం జరిగినా మొదటగా వినిపించే కళ. నాదస్వరం కృతులకు పలికే వాటికి అనుకూలంగా డోలు లయ వాద్యాన్ని అందిస్తూ కళాకారులు ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు. తెలుగునాట ఎందరో నాదస్వర విద్వాంసులుగా ఖ్యాతి గడించారు. వారిలో నాదబ్రహ్మ షేక్ చిన్మస్తాన్, షేక్ చిన్ మౌలానా వంటి ప్రముఖులు ఎందరో ఉన్నారు. ఈ కళకు గొప్ప గుర్తింపు ఏమిటంటే 2022లో భారత ప్రభుత్వం భద్రాచలం శ్రీ రామచంద్ర స్వామి ఆలయంలో నాదస్వర కళాకారుడైన షేక్ హసన్ కు పద్మశ్రీ పురస్కారంతో సత్కరించి నాదస్వర కళకు గౌరవాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. मंगल वाद्यम या नाद स्वरम के साथ देवी और सज्जनों, दक्षिण भारत में शुभ अवसरों पर नाद स्वरम की बहुत ही लोकप्रिय परंपरा है। शादी विवाह हो या मंदिरों में किए जाने वाले शुभ कार्य, ऐसे अवसरों पर नाद स्वरम वादन की विशेष परंपरा है। और ये मंगल अवसर है जब नाद स्वरम के कलाकारों का यह दल मुख्य मंच के सामने से होता हुआ माननीय मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष अपनी प्रस्तुति देता हुआ आगे बढ़ रहा है। हमारी ये परंपराएं और आज हैदराबाद मुक्ति दिवस का ये समारोह हम सब के लिए एक शुभ अवसर है और मंगल अवसर है, और इस मंगल अवसर को आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। అటువంటి బతుకమ్మ సంబరాలుని మనం వీక్షిస్తూ ఉన్నాము. बतुकामा तेलंगाना, तेलंगाना की एक बहुत ही आकर्षक नृत्य परंपरा जिसे महिलाएं मिलकर करती हैं। वर्षा ऋतु के समापन और शरद ऋतु के आगमन से पहले तेलंगाना में बातुकम्मा फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है और इस अवसर पर विशेष रूप से ये नृत्य किया जाता है। देवियों सज्जनों, ఆ తర్వాత వస్తున్న కళాకారులు కొమ్మ కోయ నృత్యం ఆదివాసుల ఆదిమ కాలానికి ఆధునిక యుగానికి వారధులుగా కనిపిస్తారు. అలాంటి గిరిజన తెగకు చెందిన కోయవారు చేసే కొమ్మ కోయ నృత్యం అడవి అందాలకు సాక్షిభూతంగా కనిపిస్తుంది. తల మీద అడవి దున్న కొమ్ములతో చేసినటువంటి కిరీటాన్ని, దానిపై నెమలిని ధరిస్తారు. మెడలో డోలు వేసుకుని వాయిస్తూ అడుగులు వేసుకుంటూ ముందుకు వస్తూ ఉన్న కళాకారులకు గట్టిగా చప్పట్లతోటి అభినందనలు తెలియజేసుకుందాం. कोया डांस तेलंगाना का हमारा जनजातीय नृत्य, सींग से बनी पगड़ी और उस पर मोर पंख की छटाई से बहुत ही आकर्षक बना देती है। कोया जनजाति के लोग खम्मम जिले के दुर्गम जंगलों और पहाड़ियों में रहते हैं और अपनी परंपराओं का अनुपालन इस रूप में करते हैं। खुशी और उल्लास का यह अवसर है। आज हैदराबाद मुक्ति संग्राम का ये शुभ अवसर, और इस अवसर पर अपनी प्रस्तुति मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष उन्होंने रखा है। ఆ తరువాత వస్తున్న కళాకారులు డప్పు నృత్యం, ప్రాచీన సంగీత వాద్యం. డప్పు వాద్యం గ్రామీణులకు పట్టణ ప్రజలకు కూడా పరిచయం. ఈ డప్పు దరువులతో అడుగడుగునా వేసుకుంటూ అందంగా ముందుకు వస్తూ ఉన్న కళాకారుల్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాము. డప్పు జానపద సంస్కృతికి మన ప్రతీకగా నిలుస్తూ ఉంది. లయబద్ధంగా సాగే డప్పు వాద్యం పామరుల నుండి పండితుల వరకు ఆకర్షిస్తుంది. डप्पू का ये रंग तेलंगाना में बहुत ही लोकप्रिय है। देवी सज्जनों,
केवल एक ताल वाद्य यानी डप्पू के साथ इसे प्रस्तुत किया जाता है। मंदिरों में भी यह नृत्य खास तौर पर प्रस्तुत किया जाता है और यही नृत्य करती हुई हमारी महिलाएं इस समय मुख्य मंच से आगे की तरफ निकलती हुई। और एक रंग और है जो अब आपके सामने है। ఆ తర్వాత వస్తున్న కళాకారులు బోనాలు పోతరాజు. తెలంగాణ అంటేనే బోనాలు. బోనం అంటే భోజనం. ప్రజలందరినీ చల్లగా చూడాలని అమ్మవారిని బోనం సమర్పించడం ఆనవాయితీ. ఆషాఢ మాసంలో నెల రోజుల పాటు హైదరాబాద్ లో బోనాల పండుగని ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. పచ్చికొండను పసుపు కుంకుమలతో అలంకరిస్తూ ఆదిశక్తి అయిన అమ్మవారికి స్త్రీలు భక్తి శ్రద్ధలతో బోనాన్ని సమర్పిస్తారు. 1677లో ఛత్రపతి శివాజీతో పాతనగరంలో అక్కన్న మాదన్న ఆలయంలో అమ్మవారిని సందర్శించిన గొప్ప చరిత్రను గుర్తు చేసుకోవాలి. तेलंगाना की ये परंपरा बोनालू और पोतुराजा 45 पुरुष और 30 महिलाओं का ये दल 75 कलाकार इसमें शामिल हैं। बोनालू तेलंगाना का एक ऐसा पर्व है जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। सामान्यतः इसका आयोजन आषाढ़ मास में यानी जुलाई या अगस्त के महीने में होता है। पोतुराज को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और इसी रूप में उनकी पूजा की जाती है। అడుగడుగున ముందుకు వేసుకుంటూ వస్తున్న కళాకారులు డప్పు నృత్యం కళాకారులు. తొలుత పురుష ప్రాధాన్యంగా ప్రదర్శించే ఈ కళ మహిళలు కూడా గొప్పగా రాణిస్తూ ఉన్నారు. పట్టణ ప్రజలకు గ్రామీణులకు సుపరిచితమైనటువంటి డప్పు నృత్య కళాకారులకు గట్టిగా కరతాళ ధ్వనులతోటి అభినందనలు తెలియజేసుకుందాం. तेलंगाना के सबसे लोकप्रिय और जोशीले नृत्यों में से एक तेलंगाना के लोक और ग्रामीण जीवन में डप्पू का बहुत विशेष स्थान है। इस समय 75 ऐसे कलाकारों का दल तेलंगाना के डप्पू की प्रस्तुति सलामी मंच के सामने देता हूँ। లంబాడి కళాకారులకి స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాము. It's a tribal dance of Telangana performed by the women. The artists wearing colorful costumes. The Lambadi or the Banjaras are known in Telangana, are one of the Lambadi from the documenting their ancient history. It's believed that they are an Indo-Aryan race. A scholar ever suggests that they are the descendants of two brothers who intended Sri Krishna's cow. బంజారాస్ లంబాడా కళాకారులకు గట్టిగా చప్పట్లతోటి అభినందనలు. लंबाड़ी की ये प्रस्तुति लंबाड़ी समुदाय या जिन्हें बंजारा भी कहा जाता है तेलंगाना के बहुत ही प्रसिद्ध जनजातीय नृत्यों में से एक है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। नृत्य करने वाली महिलाएं रंग बिरंगे बहुत ही सुंदर आकर्षक परिधानों में सजी धजी इस नृत्य को बड़े उल्लास के साथ करती हैं। तेलंगाना का लंबाड़ी 75 महिलाओं की ये प्रस्तुति। తర్వాతి వస్తున్న అద్భుతమైన కళాకారులు మర్ఫా హైదరాబాద్ కళారూపం. 18వ శతాబ్దంలో అరేబియన్ సంస్కృతి నుండి హైదరాబాద్ ప్రాంతానికి వచ్చి చేరింది. గుండ్రటి డఫ్ ను మర్ఫాగా లయబద్ధంగా వాయించడం మర్ఫా ప్రత్యేకత. ఈ కళ సూఫీ సాంప్రదాయంలో ఇముడ్చుకుని తన అస్తిత్వాన్ని చాటుకుంటుంది. మర్ఫా కళాప్రియులకు వివాహాలు ఊరేగింపుల్లో ప్రధానంగా మన తింకోటి బార్కాస్కి చెందినటువంటి ఈ కళారూపానికి గట్టిగా చప్పట్లతోటి అభినందనలు తెలియజేద్దాం. तेलंगाना का मारफा बैंड 75 कलाकारों का ये दल जिसे हादेराम मारफा भी कहते हैं। इसके संगीत का स्रोत मूलतः यमन का हदरामी क्षेत्र है। ये रंग है हमारे हैदराबाद का विशेष। తర్వాతి వస్తున్న కళాకారులు కోలాటం నృత్య కళాకారులు. జానపద నృత్యం చేస్తూ చెక్క కర్రలతో చేసేటటువంటి ఈ సాంస్కృతిక వైభవం మన ప్రాచీనమైనది, తెలంగాణకి సొంతం. అలాగే దేవాలయాల్లో పండుగలప్పుడు ఉత్సవాల్లో ప్రత్యేకంగా మహిళలు చేసే కోలాటం నృత్యం. कोलाटम तेलंगाना की 75 महिलाओं का दल प्रस्तुति देता हुआ मुख्य मंच से आगे की तरफ बढ़ा है। तेलंगाना में महिलाओं द्वारा शुभ अवसरों या मंदिरों में किए जाने वाला एक बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है जिसकी प्रस्तुति यहां हम देख रहे हैं।
ప్రత్యేకమైనటువంటి కమ్యూనిటీ తెలంగాణకి సొంతం. శైవ సాంప్రదాయంలో దేవాలయాల్లో సాంప్రదాయంగా చేసేటటువంటి ఈ నృత్యానికి ప్రతీక డోలు మరియు ఒగ్గు డోలు కళాకారులు ప్రముఖంగా అందరికీ సుపరిచితం. పండుగలప్పుడు ఉత్సవాల్లో పాల్గొండే ఈ కళాకారులకి గట్టిగా చప్పట్లతోటి అభినందనలు తెలియజేసుకుందాం. आजादी के अमृत महोत्सव के काल में 75 पुरुष कलाकारों का ओगू डोला की प्रस्तुति तेलंगाना का एक और रंग है. कुरुमा समुदाय तेलंगाना का जिनका बहुत आकर्षक लोक नृत्य है ओगू डोलू. ओगू अर्थात एक विशेष तरह का तालवाद्य और इस ओगू के साथ किया जाने वाला नृत्य है ओगू डोलू. తరువాతి వస్తున్న కళాకారులు గుస్సాడి నృత్యం. ఈ నృత్యం ప్రాచీన గిరిజన సంస్కృతికి ప్రతీకగా ప్రతిరూపంగా నిలుస్తూ ఆదిలాబాద్ ప్రాంతానికి రాజ్గొండలు కొమ్లాలు గుస్సాడి నృత్యానికి ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు. వీరు దీపావళి పండుగని గొప్పగా జరుపుకుంటారు. గుస్సాడి బృందాలు దండారీలు అంటారు. వీరు గిరిజన సంగీత వాయిద్యాలను వాయిస్తూ ఒక్కొక్క గ్రామానికి అతిథులుగా సందర్శిస్తూ ఉంటారు. గుస్సాడి నృత్యంలో పాల్గొనే కళాకారులు వేషధారణ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. మెడలో రుద్రాక్షమాలలు, నడుముకు గజ్జలు, ముఖానికి విభూతి, తెల్లటి చారలు ఆదిమ జాతిని తలపిస్తూ ఉంటుంది. భుజాన జంతు చర్మం, చేతిలో మంత్రదండంకి పిలిచే కర్రను ధరిస్తూ నృత్యం చేస్తూ వస్తున్న ఈ కళాకారులకి స్వాగతం, సుస్వాగతం. तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में रहने वाली जनजातीय समुदाय गोंडोलू का नृत्य गुसाडी जो इस समय मुख्य मंच के समक्ष प्रस्तुत हो किया जा रहा है. आमतौर पर यह नृत्य शुभ अवसरों पर किया जाता है, लेकिन दिवाली के अवसर पर बहुत खास रंग होता है इस नृत्य का, जिसका नाम है गुसाडी. తర్వాతి వస్తున్న కళాకారులు డోలు కునీత డ్రమ్ డాన్సర్స్ ఫ్రమ్ కర్ణాటక. The Dol Kunita is a popular folk dance from Karnataka, also known as the drum dance of Karnataka. The word Dolu means a traditional drum instrument. The word Kunita means dancing collectively. The dance performed all over the state during major festivals and celebrations. Dol Kunita is performed by a group of drummers. Please put your hands together, ladies and gentlemen. डोलू कुनीता कर्नाटका का ये रंग है आपके सामने. कर्नाटक में बहुत ही लोकप्रिय नृत्य. कन्नड़ा में डोलू का अर्थ है ड्रम और कुनीता का मतलब है नृत्य. वही रंग है आपके सामने. 75 पुरुष कलाकार और साथ में महिलाएं भी 25. डोलू कुनीता की ये प्रस्तुति कर्नाटका से. Not least, ladies and gentlemen, Dol Patak drum dance from Maharashtra. Dol Patak plays Indian traditional drums and traditional instruments used by the Marathas. Dol Tasha Pataks are invited to perform on joyous occasions like Shobha Yatra, Gudi Padwa, weddings, traditional welcome to all the guests. Please put your hands together, ladies and gentlemen. Dol Patak drum dance, all the way from Maharashtra. महाराष्ट्र का ढोल पतक. Ladies and gentlemen, that was the Dol Patak drum dance all the way from Maharashtra. Please give them a huge round of applause. Thank you so much. Azadi ka Amrit Mahotsav lo bhaganga Hyderabad Liberation Day ni Angaranga Vaibhavanga parade grounds lo jarupukuntunna శుభతరుణం. గౌరవనీయులు కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి హోంశాఖ మంత్రులు శ్రీ అమిత్ షా గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. महाराष्ट्र के
ढोल पथक की यह प्रस्तुति महाराष्ट्र में शुभ अवसर पर जिसे किया जाता है। ढोल पथक का यह दल महाराष्ट्र के नागपुर से आया है, जिसने अभी हाल ही में दिल्ली में सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के समक्ष भी अपनी प्रस्तुति दी थी। देवी सज्जनों, हमारे सांस्कृतिक दलों के आर्टिस्टिक परेड की कोरियोग्राफी की थी मुंबई के जाने माने कोरियोग्राफर देवेंद्र शेलार ने संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के लिए। और अब यह अवसर है हमारे शौर्य से और संस्कृति के रंगों के बाद हम इस अवसर पर मैं निवेदन करूंगा, हम सब के बीच ये गरिमा का और गौरव का क्षण है जब माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का शुभागमन हुआ है। मैं निवेदन करूंगा श्री जी किशन रेड्डी जी, संस्कृति पर्यटन और डोनर मंत्री भारत सरकार, वे आप सबकी एक बार करतल ध्वनि के साथ देवी सज्जनों ये इस अवसर को, जबकि हैदराबाद मुक्ति संग्राम का ये ऐतिहासिक क्षण और अवसर आजादी के अमृत महोत्सव काल में हम मना रहे हैं, सबसे पहले माननीय श्री अमित शाह जी का वे स्वागत करेंगे, उन्हें यहां पर उनका अभिनंदन करेंगे, उन्हें भेंट करेंगे मेमेंटो और शॉल भेंट करके और साथ ही एक प्लांटर भेंट करके उनका स्वागत। देवियों सज्जनों, सबसे पहले ये सौभाग्य का क्षण है जब हम आजादी के अमृत महोत्सव काल में, और जबकि अमृत काल का शुभारंभ हो चुका है, उस काल में यह आयोजन हो रहा है, ऐतिहासिक क्षण है। और इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और डोनर विभाग के मंत्री भारत सरकार, करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से होनी चाहिए, तालियां आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए इस अवसर पर, इस सौभाग्य के क्षण में। बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, नमन है ऐसी विभूति को माननीय श्री अमित शाह जी को उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए। और मैं पुनः निवेदन करूंगा श्री जी किशन रेड्डी जी से कि हम सबके बीच पधारे श्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, जिनकी गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम में हुए, उनके स्वागत के लिए भी उन्हें शॉल भेंट करके आपकी करतल ध्वनि के साथ देवी सज्जनों आप सबसे निवेदन करूंगा कि आपकी तालियों के साथ ये स्वागत हो, ये अभिनंदन हो ऐसी विभूतियों का जो हम सब के लिए गौरव का क्षण है, सौभाग्य का क्षण है। और एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं इस अवसर पर अब मैं निवेदन करूंगा उमा नंदूरी जी, हमारी संयुक्त सचिव, वे माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी, माननीय संस्कृति पर्यटन और डोनर मंत्री भारत सरकार, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके नेतृत्व में ये सारा आयोजन हो रहा है, करतल ध्वनि के साथ आइए उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करें। और इस अवसर पर श्री बी श्री रामोली जी, परिवहन और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री, कर्नाटका सरकार, उनकी उपस्थिति है, उनका स्वागत माननीय जी किशन रेड्डी जी अपने कर कमलों से कर रहे हैं। उमा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे आदरणीय श्री जी किशन रेड्डी जी का स्वागत करें, माननीय संस्कृति पर्यटन और डोनर विभाग के मंत्री। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से देवियों सज्जनों स्वागत अभिनंदन माननीय जी किशन रेड्डी जी का इस अवसर पर और उनके नेतृत्व के लिए। और मैं उमा जी से पुनः निवेदन करूंगा कि वे माननीय गृह सचिव भारत सरकार श्री अजय कुमार भल्ला जी की गरिमामय उपस्थिति है इस अवसर पर, उनका भी इस अवसर पर स्वागत करें। उमा नंदूरी जी, हमारी संयुक्त सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, और अन्य सभी अतिथियों का जो यहाँ पर तेलंगाना के और हैदराबाद के इस पावन धरा पर उपस्थित इन सभी अतिथियों का हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इस अवसर पर उन सबको हम नमन करते हैं जिनकी गरिमामय उपस्थिति से आज का यह कार्यक्रम इस गरिमा के रूप में आपके समक्ष आगे बढ़ रहा है। और अब मैं निवेदन करूंगा श्री जी किशन रेड्डी जी, माननीय संस्कृति पर्यटन और उत्तर पूर्व क्षेत्र विभाग मंत्री भारत सरकार, कि वे माननीय श्री अमित शाह जी का आप सभी का स्वागत करने के लिए पधारें। श्री जी किशन रेड्डी जी। अंदरू भारत माता की जय। ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చినటువంటి భారత హోంశాఖ మంత్రులు గౌరవనీయులు అభినవ సర్దార్ పటేల్ శ్రీ అమిత్ షా గారికి నేను యావత్ నిజాం పరిపాలనలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర ప్రజానీకం నుంచి నేను హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఈనాటి కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి గౌరవ పెద్దలు మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఏక్నాథ్ షిండే గారికి తెలంగాణ ప్రజల తరఫున నేను హృదయపూర్వకంగా వారికి స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా కర్ణాటక రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీ శ్రీరాములు గారు, ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ఎస్టీ వెల్ఫేర్, వారికి తెలంగాణ ప్రజల తరఫున నేను హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి అజయ్ కుమార్ భల్లా గారు, హోమ్ సెక్రటరీ,
శ్రీ తపన్ డేకా గారు, డైరెక్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్, డైరెక్టర్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో, అదేవిధంగా ఉమా నందూరి గారు, ఇక్కడ వచ్చినటువంటి గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు, గౌరవ శాసన సభ్యులు, గౌరవ మాజీ మంత్రివర్యులు, గౌరవ మాజీ అధికారులు, అదేవిధంగా స్వతంత్ర సమరయోధుల కుటుంబాల సభ్యులు, అదేవిధంగా ఇక్కడ వచ్చినటువంటి భారత ప్రభుత్వ అధికారులు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు, అనేక మంది పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీతలు, అదేవిధంగా కవులు, కళాకారులు, పోలీస్ అధికారులు, పారామిలిటరీ అధికారులు అందరికీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాను. అనేక విద్యా సంస్థల నుంచి విద్యార్థులు వచ్చారు, అనేక సంస్థల నుంచి కవులు, కళాకారులు వచ్చారు. వాళ్ళందరికీ కూడా స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాను. 75 సంవత్సరాలుగా ఎదురు చూసినటువంటి రోజు మా యొక్క హైదరాబాద్ సంస్థానంలో ఏ నిజాం పరిపాలన అయితే అనేక రకాలుగా హత్యాకాండకు, దమనకాండకు, నియంత్రిత పరిపాలనకు బలైపోయినటువంటి ప్రజలున్నారో, ఎవరైతే నిజాం పరిపాలనకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం కొనసాగించి అమరవీరులయ్యారో, ఎవరైతే స్వతంత్ర సమరయోధులు పోరాటం చేశారో వాళ్ళందరికీ ఆత్మలు శాంతి చేకూరాలి. ఎవరైతే స్వర్గస్థులయ్యారో, అదేవిధంగా తెలంగాణ ప్రజలు 4 కోట్ల మంది ప్రజలు 1000 కళ్ళతో ఎదురు చూశారు. 4 కోట్ల అంటే 8 కోట్ల కళ్ళతో ఈ రోజు కోసం ఎదురు చూశారు. మీకందరికీ తెలుసు, 1948 సెప్టెంబర్ 17 సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఈ హైదరాబాద్ గడ్డ మీద, ఈ తెలంగాణ నేటి రాష్ట్ర రాజధానిలో మొట్టమొదటి త్రివర్ణ పతాకం ఇక్కడ ఎగరవేయడం జరిగింది. సరిగ్గా 74 సంవత్సరాల తర్వాత ప్రభుత్వ పరంగా ఈనాటి హోంమంత్రి, ఆనాటి హోంమంత్రి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ 1948 సెప్టెంబర్ 17న 3 రంగుల జెండా ఎగరేస్తే, 75 సంవత్సరాల తర్వాత ఈనాటి హోంమంత్రి అమిత్ షా గారు ఈ గడ్డ మీద ఈ సెప్టెంబర్ 17 3 రంగుల జెండా ఎగరేసినటువంటి అభినవ సర్దార్ పటేల్ అమిత్ షా గారు. నేను ఈ ప్రజానీకం తరఫున భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి నేను హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. వారి అనుమతితో భారత ప్రభుత్వము ఈ కార్యక్రమాన్ని అత్యంత వైభవంగా, ఎవరైతే అమరవీరులయ్యారో వాళ్ళకు నివాళులు అర్పిస్తూ, వాళ్ళకు శ్రద్ధాంజలి అర్పిస్తూ, ఎవరైతే స్వతంత్ర సమరయోధులు ఉన్నారో వాళ్ళకి స్వాగతం పలుకుతూ, వాళ్ళకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఎవరైతే తెలంగాణ ప్రజలు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఈరోజు పండుగ రోజు. अमित शाह जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 1948 सितंबर 17 को जबकि गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस हैदराबाद की धरती पर निजाम को झुकाकर, निजाम को हराकर तिरंगा झंडा 1948 सितंबर 17 को लहराया था। आज 75 इयर्स के बाद आज का गृह मंत्री आपने इस धरती पर तिरंगा लहराया 17 सितंबर को। मैं तेलंगाना का जनता के ओर से, महाराष्ट्र के और कर्नाटक के निजाम के राज में जो जिला थे उनका जनता के ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री को, आदरणीय गृह मंत्री को, केंद्र सरकार को, आज हमारा एक तेलंगाना जनता का बहुत खुशी की बात है। आज अलग अलग लोग इस कार्यक्रम के लिए बहुत साल से हम वेट किया है, చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఎదురు చూశాము. లగ్భగ్ 25 సంవత్సరాల నుంచి మేము దీనికోసం పోరాటం చేశాము, జైళ్ళకి వెళ్ళాము. అనేక రకాలుగా మేము ఈ పోరాటంలో ఎవరైతే స్వతంత్ర సమరయోధులు ఆ రోజు పోరాటం చేశారు వాళ్ళ ఆశలు సఫలీకృతం కావాలని ఈ సెప్టెంబర్ 17 అధికార పూర్వకంగా
ఈ హైదరాబాద్ విమోచన ఉత్సవాలు నిర్వహించాలని అనేక త్యాగాలు చేశాము. మీకు అందరికీ తెలుసు, స్వర్గీయ పెద్దలు అనేక మంది ఈ కార్యక్రమం కోసం ఎన్నో రకాలుగా మీకు అందరికీ తెలుసు. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఆ రోజు పోలీస్ యాక్షన్ ఈ తెలంగాణ గడ్డ మీద మిలిటరీని పంపించి నిజాం సైన్యంతో రజాకర్లతో ఆ రోజు పోరాటం చేసి ఈ గడ్డ మీద మరి త్రివర్ణ పతాకం ఎగరవేయకపోతే నిజాం ఏమన్నాడు, ఆ రోజు రజాకర్లు ఏమన్నారు, ఈ హైదరాబాద్ స్వతంత్రంగా ఉంటుంది, అవసరమైతే పాకిస్తాన్తో కలుస్తాం తప్ప మేము భారతదేశంలో కలవమని చెప్పి భారతదేశం మీదనే యుద్ధం ప్రకటించాడు. అనేక వందల గ్రామాలలో, అది బైరాన్ పల్లి కావచ్చు, పరకాల కావచ్చు, అనేక గ్రామాలలో ప్రజలు అనేక రకాల పోరాటాలు చేశారు. అనేక రకాలుగా నిజాం యొక్క రజాకారుల యొక్క ప్రైవేట్ సైన్యం ఏదైతే ఉండేదో దాని దౌర్జన్యాలతో అత్యాచారాలతో అనేక రకాలుగా అన్యాయానికి గురయ్యారు, స్వర్గస్థులయ్యారు, బలిదానమయ్యారు. ఆ సమయంలో మనకందరికి తెలుసు, స్వామి రామానంద తీర్థ కావచ్చు, పివి నరసింహారావు గారు కావచ్చు, లేక నారాయణరావు పవార్ కావచ్చు, వందే మాతం రామచంద్రరావు కావచ్చు, చాకలి ఐలమ్మ కావచ్చు, హనుమంత్ గారు కావచ్చు, కొమరం భీము కావచ్చు, ఏ రకంగా నిజాంకి వ్యతిరేకంగా ఈ ప్రాంతంలో స్వతంత్ర కోసం పోరాటం చేసినటువంటి అనేక మంది మహానుభావులు, వాళ్ళందరూ కూడా నేను ఈరోజు భారత ప్రభుత్వం తరఫున సెల్యూట్ చేస్తా ఉన్నాను. 75 సంవత్సరాల తర్వాత మీరు చేసినటువంటి పోరాటానికి ఈరోజు ఒక సహకారం దొరికింది. మీ ఆత్మలకు శాంతి చేకూరే విధంగా నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈరోజు చాలా మంది అంటున్నారు ఇన్ని రోజులు ఎందుకు చేయలేదని. భారత ప్రభుత్వము ఆజాద్ కా అమృత్ మహోత్సవ్ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ఈ కార్యక్రమాలు తీసుకోవడం జరిగింది. కానీ ఈరోజు మా అదృష్టము, మా తెలంగాణ ప్రజల అదృష్టము, మా కర్ణాటక ప్రజల అదృష్టము, మా మహారాష్ట్ర ప్రజల అదృష్టము, ఆజాద్ కా అమృత్ మహోత్సవ్ సందర్భంగా 1 సంవత్సరం ఆలస్యంగా ఈ ప్రాంతానికి 13 నెలల ఆలస్యంగా స్వాతంత్రం వచ్చింది. కాబట్టి ఈ సెప్టెంబర్ 17న వచ్చింది కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి మీ అందరికి కోరుతా ఉన్నాను, చాలా మంది ఈరోజు మీకు తెలుసు, ఎవరైతే వద్దన్నారో 75 సంవత్సరాలుగా ఎవరైతే ఈ ఉత్సవం చేయనీయలేదో ఈరోజు భారత ప్రభుత్వం తరఫున ఆ యొక్క పార్టీ యొక్క మెడలు వంచి ఆ పార్టీ కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఉత్సవాలు చేయనీయలేదు, తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఉత్సవాలు చేయనీయలేదు. ఇప్పుడు సంగతి అయితే మీ అందరికీ తెలుసు. కానీ అటువంటి పార్టీని కూడా, ఏ రజాకారుల వారసత్వంలో వచ్చినటువంటి పార్టీని కూడా ఈరోజు వెన్నెముక విరిచి ఈరోజు 3 రంగుల జెండా ఈ తెలంగాణ మీద ఎగరేసినటువంటి చరిత్ర ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అమిత్ షా గారిది. అమిత్ షా గారు ఈరోజు వస్తున్నారంటే ఈరోజు అనేక రకాలుగా తెలంగాణలో మార్పులు వచ్చాయి. తెలంగాణ ప్రజలు ఏదైతే కోరుకున్నారో ఈ జెండా ఈరోజు ఎగరేశారు. అదేవిధంగా ఈరోజు అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ కూడా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నది. ఏ పేరుతో నిర్వహిస్తున్నారనేది ప్రధానం కాదు. ఈ రోజు అధికార పూర్వకంగా త్రివర్ణ పతాకం తెలంగాణ గడ్డ మీద ఎగురుతుందా లేదా, ఇది తెలంగాణ ప్రజల విజయము. హైదరాబాద్ సంస్థానంలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ప్రజల విజయము, నిజాం పరిపాలన ఉన్నటువంటి ప్రజల విజయము. ప్రజలు అనేక రకాలుగా పోరాటం చేశారు కాబట్టి ఈ సంవత్సరము అమోతుమో తేల్చుకుందాం అనుకున్నారు. కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వము అధికారపూర్వకంగా చేయాలనుకుంది. కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు దిగి వచ్చారు. ఎవరైతే కాదన్నారో, ఎవరైతే మాట తప్పారో, ఎవరైతే తెలంగాణ ప్రజలకు 8 సంవత్సరాలుగా మోసం చేశారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు మరి తప్పని పరిస్థితుల్లో తూతూ మంత్రంగా చేస్తా ఉన్నారు. మాకే రకమైనటువంటి అభ్యంతరం లేదు. అయినా కూడా సంతోషం, అధికారపూర్వకంగా తెలంగాణ ప్రజల ఒత్తిడికి తలవొగ్గి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయడము నేను భారత ప్రభుత్వం తరఫున అందరికీ స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాను. ఈరోజు చాలా మంది గౌరవ మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఏక్నాథ్ షిండే గారు వచ్చారు.
అదేవిధంగా కర్ణాటక ప్రభుత్వం తరఫున అక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇదే కర్ణాటక హైదరాబాద్ లిబరేషన్ డే కార్యక్రమంలో చాలా పెద్ద కార్యక్రమం 75 సంవత్సరాల కార్యక్రమం అక్కడ కూడా ప్రారంభించారు. కాబట్టి ఆ రోజు వారు అక్కడ ఉన్నారు. ఈరోజు కర్ణాటక ప్రభుత్వం తరఫున ఇక్కడ శ్రీరాములు గారు వచ్చారు, ఆ రాష్ట్ర మంత్రి, వారికి కూడా స్వాగతం పలుకుతూ ఈ కార్యక్రమంలో ఎవరైతే అనేక సంవత్సరాలుగా పోరాటం చేశారో, ఈరోజు నరేందర్ గారు కావచ్చు, టైగర్ నరేందర్ గారు కావచ్చు, బద్దం బాలరెడ్డి గారు కావచ్చు, వి రామారావు గారు కావచ్చు, బంగారు లక్ష్మణ్ గారు కావచ్చు, అదేవిధంగా అనేక మంది పోరాటం చేశారు. వాళ్ళందరూ ఈరోజు లేరు. వాళ్ళ ఆత్మలకు కూడా శాంతి చేకూరుస్తున్నది. ఎవరైతే స్వతంత్ర సమరయోధులు ఉన్నారో, ఎవరైతే స్వర్గస్థులయ్యారో, మీ ఆత్మలందరికీ శాంతి చేకూరాలని నేను భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను. వాళ్ళ పోరాటాలకు భారత ప్రభుత్వం తరఫున సల్యూట్ చేస్తా ఉన్నాను. వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు సల్యూట్ చేస్తా ఉన్నాను. ఏ నిజాం వ్యతిరేకంగా ఏ రకమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి బ్రహ్మాండమైనటువంటి పోరాటం చేశారో వాళ్ళకు సల్యూట్ చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. భారత్ మాతాకి. చరిత్ర మనకి ఎన్నో నేర్పిస్తుంది. ఆ చరిత్రని ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకోవాలి. చనిపోతాం అని తెలిసి కూడా పోరాటం చేసే వాళ్ళే సైనికులు. హైదరాబాద్ కోసం ఎంతో మంది కృషి చేసిన వారి త్యాగాన్ని గుర్తు చేసి స్ఫూర్తి నింపిన గౌరవనీయులు కిషన్ రెడ్డి గారికి కృతజ్ఞతలు. देवी सज्जनों, अब मैं निवेदन करूंगा कर्नाटका के परिवहन और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री श्री बी श्रीरामुलु जी से कि वे अपने संबोधन के लिए पधारें. माननीय कर्नाटका के परिवहन और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೇ, ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂತ ಕಿಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ಈ ಭಾಗದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಾರರೇ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರೇ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಸುದಿನ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 1947ರಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ, ಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮರವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಾಗಿ 565 ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾವ. 3 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಲ್ಲ. ಜುನಾಗಢ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅವತ್ತು ದರ್ಪದಿಂದ ಮರೀತಾ ಇದ್ರು. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ಏನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಿಜಾಪುರ ನಗರ, ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೀದರು, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಭ್ರಮ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಗೋರ್ಟಾರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಮರಣ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಂತ ಕೆಲಸ ಅವತ್ತಿನ ರಜಾಕರು ಮಾಡ್ತಾರ. ಸುಮಾರಾಗಿ ರಜಾಕರ ಸೈನ್ಯ ಸುಮಾರು 200 ಜನರನ್ನು ಅವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂದಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಜಾಕರು ಸೈನ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂತ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. 1946ರಿಂದ 48ರವರೆಗೆ ಕೂಡ ಆ ಸೈನ್ಯ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 87 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಾಗಿ 176 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರಾಗಿ 120 ಜನರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಾಗಿ 94 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ
ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವತ್ತು 25 ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಂತ ಕೆಲಸ ಅವತ್ತಿನ ರಜಾಕರು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಂಡಿದ್ವಿ. ಅವತ್ತಿನ ರಜಾಕಿನ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆಗಿನ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಟೋ ಲೂಟೋ ಬಾಟೋ ಅನ್ನಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತಿನ ರಜಾಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ ಮೂಲಕ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದ್ ಮೂಲಕ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದ್ ಮೂಲಕ, ದ್ರಾಕ್ಷಿಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದ್ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಂತ ಕೆಲಸ ರಜಾಕರು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಪೋಲೋ ಅನ್ನಂತ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಆದಂತ ಅವತ್ತಿನ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಅವತ್ತಿನ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1948ರಲ್ಲಿ 17ರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೂಲಕ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮರ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಬಗ್ಗುಪಡಿಸೋದ್ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸುಮಾರಾಗಿ ಇವತ್ತು 74 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಆದಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಮೋಚನೆ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಇವತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸೇರಿದಂತ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅನೇಕರ ಹಿರಿಯರ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ ಮೂಲಕ, ಅನೇಕರ ಹಿರಿಯರ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಜೊತೆಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವನ್ನಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371J ಅನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ 371J ಅನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2013ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 12,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಬಲೀಕರಣ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋದ್ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತಿನ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅವತ್ತು ಏನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಿಕರಣವನ್ನು ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಸುಮಾರಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಯಾವೊಂದು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಂದ್ರೆ, ಯಾವೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 15,000 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸುಮಾರಿಗೆ 3,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಿದಾರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಮಾನಂತ ಜಲಾಶಯ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದೇಳಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನವಲಿ ಹತ್ರ ಸುಮಾರಿಗೆ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಗರಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರ. ಕಲಬುರಗಿನಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರ. ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರ. ಇವತ್ತು ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಐಹೊಳೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲದಲ್ಲಿ, ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸಂ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರ. ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವನ್ನಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕನ್ನಂತ ಅವರು ನುಡಿಗಳನ್ನು ನುಡಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರಾಗಿ 75 ವರ್ಷಗಳ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆನೋ, ನಾವು ಇವತ್ತು 74 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಜೊತೆಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋದು ನನ್ನ ಸುದೀನ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಈ ಭಾಗದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కర్ణాటక గౌరవనీయులు మినిస్టర్ శ్రీరాములు గారికి కృతజ్ఞతలు. दिव्य सज्जनों, मुगलिया सल्तनत और उसके धर्मांध शासक औरंगजेब की सत्ता को खुली चुनौती और मुंहतोड़ जवाब देने वाले भारत माता के महान सपूत
छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से यानी महाराष्ट्र से यहां पधारे हैं वहां के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी। आपकी तालियों के साथ उनका अभिनंदन है और साथ ही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री एकनाथ शिंदे जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। आजच्या हैदराबाद राज्य मुक्ती संग्रामच्या ऐतिहासिक कार्यक्रमाला मी आपल्या सगळ्यांना महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने, महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेच्या वतीने खूप खूप शुभेच्छा देतो। आज इस हैदराबाद राज्य मुक्ति संग्राम के ऐतिहासिक समारोह में उपस्थित केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, केंद्रीय संस्कृति मंत्री माननीय किशन रेड्डी जी, परिवहन मंत्री कर्नाटक बी रामालू, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और अन्य सभी गणमान्य व्यक्ति, हैदराबाद राज्य की मुक्ति के उपलक्ष्य के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हैदराबाद रियासत को मुक्ति दिलाने के लिए शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं, उनको विनम्र अभिवादन करता हूं। भारत सरकार की पुलिस एक्शन और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से देश टुकड़ों में बंटने से बच गया। इस अवसर पर मैं तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज की परेड भी बहुत प्रभावशाली थी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक की संस्कृति का दर्शन भी यहां पर हुआ। मैं परेड में शामिल सभी कैडेट्स, कलाकार और छात्रों को बधाई देता हूं। मैं अभी अभी औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से यहां आ रहा हूं, यहां पहुंचा हूं, जहां पर संभाजी नगर में भी हर साल की तरह मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन मनाया जाता है। महाराष्ट्र के जो भी मुख्यमंत्री हैं वह हर साल औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर जाकर मुक्ति संग्राम दिन के कार्यक्रम में शामिल होते हैं और राष्ट्र ध्वज को लहराते हैं। लेकिन आज मैं खुद को खुशनसीब, खुशकिस्मत समझता हूं। 2.5 महीने पहले मैंने महाराष्ट्र जैसे देश के एक महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाला। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी के इनके बहुमूल्य मार्गदर्शन से प्रगति की राह पर हम लोग महाराष्ट्र में सर्वसामान्य लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री होने के बाद मेरा पहला कार्यक्रम था हर घर तिरंगा उपक्रम को राज्य में सफल करना। आदरणीय आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा लहराने का यह महत्वपूर्ण उपक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी इनकी संकल्पना से देश भर मनाया जा रहा था। उसकी शुरुआत हुई थी। हमारे भी महाराष्ट्र में 2.5 करोड़ घरों पर हमने राष्ट्र ध्वज लहराकर इसे सफल भी किया। हर घर तिरंगा हमारी आजादी को, स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान याद करने की कोशिश थी। हमारा राष्ट्र ध्वज सिर्फ स्कूल या संस्था, कॉलेजों में जुड़ा रहता, मगर आम आदमी को राष्ट्र ध्वज लहराने का मौका बहुत कम मिल पाता। इस अभियान से आम आदमी को हक मिला और उसे पूरे विश्व ने देखा भी। आज पहली बार भारत सरकार ने हैदराबाद राज्य मुक्ति की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय लिया और आज से 17 सितंबर 2023 तक यह कार्यक्रम होने जा रहा है। इस मुक्ति संग्राम को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का इससे बेहतर प्रयास क्या हो सकता है। देश को स्वतंत्रता मिलने के करीब 1 साल बाद हैदराबाद निजाम की मुट्ठी से मुक्त हुआ, लेकिन पूरे देश की स्वतंत्रता इतिहास में यह एक गोल्डन पेज है। हैदराबाद मुक्ति दिन तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोगों को
निजाम जैसे क्रूर शासक से मुक्त होने का दिन है। हैदराबाद मुक्ति दिन हमें भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नमन करने का अवसर है। जैसा मैंने पहले बताया, हमारे महाराष्ट्र में यह दिन मराठवाड़ा मुक्ति दिन के नाम से मनाया जाता है। स्वामी रामानंद तीर्थ के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, हजारों स्वतंत्र सेनानियों ने उसमें अपना योगदान दिया। 1938 में निजाम शासक के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ने लगा और आखिर 1948 में उस वक्त गृह मंत्री तथा लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी निजाम के खिलाफ पुलिस एक्शन और भारत देश को एक संग रखने की कोशिश को सफलता उन्होंने दी। हमारे आज के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर से 370 धारा हटाने की हिम्मत दिखाई। आज उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं और आज उनके ही मार्गदर्शन से हैदराबाद राज्य मुक्ति की 75वीं अमृत वर्षगांठ मनाई जा रही है। बहुत बड़ा अमृत योग है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार इस अद्भुत और यादगार आयोजन के लिए सभी महाराष्ट्र वासियों की तरफ से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। శ్రీ ఏక్నాథ్ షిండే గారి ప్రసంగం అద్వితీయం, అమోఘం, అందరినీ స్ఫూర్తిదాయకం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఆన్ దాట్ నోట్, ఒక వ్యక్తి యొక్క సంకల్పం ఎంత అమోఘమైనది అంటే ఈ రోజు మన హైదరాబాద్ విమోచన దినోత్సవాన్ని ఇంత ఘనంగా చేసుకోవడానికి కర్త కర్మ క్రియగా నిలిచినటువంటి గౌరవనీయులు హోంశాఖ మాత్యులు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా శ్రీ అమిత్ షా గారి ప్రసంగం. देवे सज्जनों, आप सबके करतल ध्वनि के साथ निवेदन माननीय श्री अमित शाह जी से उनके मार्गदर्शन और उनके उद्बोधन के लिए। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। भाई, पहली बार हैदराबाद मुक्ति दिन सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है। आवाज ऐसी होनी चाहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामाख्या तक पूरे देश में आवाज गूंजे। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और विजय के संकल्प की स्मृति का मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्रीमान जी किशन रेड्डी जी, महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, कर्नाटक के परिवहन मंत्री जो हैदराबाद कल्याण कर्नाटक क्षेत्र से आते हैं, श्री बी रामलू जी, अजय कुमार भल्ला जी, श्री तपन डेका जी, श्री उमा नंदूरी जी और आज के कार्यक्रम में उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीद जिन्होंने हैदराबाद की मुक्ति के लिए सर्वस्व बलिदान दिया है, उनके परिवारजनों, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना की जनता को ढेर सारी हैदराबाद मुक्ति दिन की अनेक अनेक अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, आज ही के दिन 1948 में पूरा तेलंगाना, मराठवाड़ा जो महाराष्ट्र का हिस्सा है और कर्नाटक का हैदराबाद कर्नाटक आज ही के दिन स्वतंत्र हुआ था। मैं सबसे पहले ये मुक्त हवा में जो आज भारत का ये ऐतिहासिक और बड़ा हिस्सा सांस ले रहा है, इसके लिए हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल को अनेक अनेक प्रणाम कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। क्योंकि सरदार पटेल न होते
तो शायद अनेक साल और लग जाते हैदराबाद को मुक्ति दिलाने के। वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने निजाम की सेना और रजाकारों को पुलिस एक्शन से परास्त कर कर इस समग्र प्रदेश को आजादी की सांस लेने का अधिकार दिया था। मैं फिर से एक बार सरदार पटेल को अनेक अनेक लोगों की शुभकामनाओं के साथ, विनम्रता के साथ प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को पूरे देश में आजादी का आनंद उत्सव, मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। मगर हैदराबाद राज्य, निजाम का राज्य, एक ऐसा राज्य था जिसके भाग्य में अभी भी आजादी नसीब नहीं हुई थी। 13 महीने तक निजाम के रजाकारों की असहनीय यातनाओं को ये पूरा क्षेत्र सहन करता रहा, अन्यायों को सहन करता रहा, अत्याचारों को सहन करता रहा। उसके बाद जब सरदार पटेल ने पुलिस एक्शन लिया, तब जाकर ये हमारा तेलंगाना स्वतंत्र हुआ था। मित्रों, आज के दिन पर अनेक वीर शहीद जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, कोमाराम भील, रामजी गोंड, स्वामी रामानंद तीर्थ, एम चेन्ना रेड्डी, नरसिम्हा राव जी, साइक बंगी जी, केवी नरसिम्हा राव जी, विद्याधर गुरु जी, पंडित केशव राव कोरटकर जी जैसे अनेक अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को मैं प्रणाम कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, अनेक लोग ऐसे थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। बीदर के रामचंद्र वीरप्पा, जेवर्गी के सरदार सारगोंड पाटिल, रायचूर के एम नागप्पा, शिव कुमार स्वामी, बाद में कनकगिरी के जयतीर्थ राजपुरोहित, यादगिर के कोलरू मल्लप्पा, कराटागी के बेनकाल भीमार सेन राव, अनेक लोगों ने इस आजादी के आंदोलन में अपना योगदान दिया। उनको भी मैं आज याद करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं आर्य समाज, हिंदू महासभा, बागनगर सत्याग्रह हो या उस्मानिया यूनिवर्सिटी में छेड़ा गया वंदे मातरम का आंदोलन, गांधी जी द्वारा स्थापित हैदराबाद स्टेट कांग्रेस, बीदर क्षेत्र के किसानों के उस वक्त के सत्याग्रह हो, ये सभी आंदोलनों को भी याद करना चाहता हूं। मित्रों, सालों के बाद यह क्षेत्र में एक मांग थी कि हैदराबाद मुक्ति दिन को सरकार की अनुमोदना के साथ मनाया जाए। मगर दुर्भाग्य की बात है, 75 साल चले गए जिन्होंने यहां पर शासन किया, उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के कारण हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का साहस नहीं किया। वादे तो अनेक लोगों ने किए, चुनावों में वादे किए, आंदोलनों में वादे किए, मगर सत्ता पर आते ही रजाकारों की भय से पलट गए। आज मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाख लाख बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने निर्णय किया कि हैदराबाद मुक्ति दिन को मनाया जाएगा। और मुझे आश्चर्य भी नहीं है, आनंद है इस बात का कि जैसे ही मोदी जी ने घोषणा की, अब सब लोग हैदराबाद मुक्ति दिन मनाते हैं। मनाते तो है, मगर नाम हैदराबाद मुक्ति दिन नहीं देते हैं। अभी भी जहन में डर है। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को, अपने दिल से वो डर उखाड़ कर फेंक दो। अब रजाकार इस देश का निर्णय नहीं कर सकते। इस देश को आजादी मिले 75 साल हो गए। मित्रों, आज मैं फिर से एक बार मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि कर्नाटक, महाराष्ट्र
और मेरे प्रिय तेलंगाना के सभी जनता की मन की भावना को समझते हुए इन्होंने ये हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का निर्णय किया। मित्रों, आज हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। इस मुक्ति आंदोलन की कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। मुक्ति संग्राम के नामी अनामी अनेक योद्धाओं को, शहीदों को जनमानस में पुनर्जीवित कर नई पीढ़ी को देशभक्ति की लौ जगानी है। इस संघर्ष गाथा के बारे में मैं चाहूंगा कि पूरे पुराने हैदराबाद स्टेट के आज के तीनों राज्यों के हिस्सों में यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च हो और अत्याचारों के खिलाफ जो संघर्ष हुआ उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए और वो डॉक्यूमेंटेशन को न केवल पुराने हैदराबाद स्टेट, देश भर के कोने कोने में पहुंचाकर ये वीरों की वीर गाथा को श्रद्धांजलि दी जाए। हमारी नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना इससे पुनर्जीवित होगी और जिन्होंने भी देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया है वो उनके सम्मान के अधिकारी है, उनको अधिकार मिलेगा। मित्रों, ऑपरेशन पोलो का निर्णय महान सरदार पटेल ने, लोक पुरुष सरदार पटेल ने ढेर सारी कठिनाइयों के बावजूद लिया था, क्योंकि वो जानते थे जब तक निजाम के रजाकारों को परास्त नहीं करते, हैदराबाद स्टेट को आजाद नहीं करते, अखंड भारत का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता। भारत के मध्य में ही इतना बड़ा हिस्सा अगर अपने आप को स्वतंत्र मानकर अत्याचारी शासन करता है तो महात्मा गांधी का स्वतंत्र भारत का स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता। के मुंशी और सरदार पटेल, ये दोनों ने, मुंशी जी ने एजेंट जनरल नाटे रिपोर्ट ली और माउंटबेटन के थर्ड डोमिनियन की परिकल्पना को विच्छेद करते हुए सरदार पटेल ने यहां पुलिस एक्शन लिया और हमारा ये हिस्सा आजाद हुआ। मित्रों, 13 सितंबर से 17 सितंबर 109 घंटे तक अनेक वीर यहां पर शहीद हुए। मैं अभी अभी उन वीरों के शहीद स्मारक को श्रद्धांजलि देकर यहां आया हूं। मित्रों, रजाकारों ने अपना डर खड़ा करने के लिए ढेर सारे नए नए कानून लगाए, चाहे विधायी का अधिकार हो, निजाम की निजी संपत्ति को निजी घोषित करना हो, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगानी हो, हिंदुओं को मपूसा और गैर मपूसा के जमीन के अधिकार के कानून से अन्याय करना हो, महान तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा पर आक्रमण कर उर्दू माध्यम में ही शिक्षा होना ये आदेश करना हो, उद्योगों का निजीकरण करना हो, सरकारी भर्ती में अन्यायी भर्ती करनी हो या सांस्कृतिक आक्रमण करना हो, हर तरह से ये तीनों राज्यों की जनता को कुचलने का एक निकृष्ट प्रयास निजाम और उनके रजाकारों ने किया था, जिनके खिलाफ हमारे लोगों ने आंदोलन किया था और अंततोगत्वा हम विजयी हुए। मित्रों, कई सारे लोगों ने इसके लिए अपनी जान गंवाई। मैं 2-3 घटनाएं जरूर बताना चाहता हूं। परभणी जिले का बूढ़ा गांव, जहां एक कुएं में गांव के 300 लोगों को डालकर कुएं को मिट्टी के तेल से आग लगाकर सभी लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इसके साथ बीदर जिले के घोटा गांव में जिस तरह महिलाओं को अपमानित किया गया, आज भी हम नहीं भूल सकते। और मैं अभी तेलंगाना में मेरा बूथ प्रवास था, तब गुंडरामपल्ली गया था, वहां पर भी नृशंस हत्याकांड हुआ था। नरसिम्हा राव जी ने
उसको दक्षिण के जलियांवाला बाग के नाम से स्वीकृति देने का काम किया था। ये सारे हत्याकांडों के खिलाफ, अन्यायी शासन के खिलाफ हिंदू महासभा, आर्य सभा और हिंदू जागृति समिति ने केशवराव कोरटकर और वामनराव नाइक जैसे महानुभावों ने महान लोकमान्य तिलक से प्रेरणा लेकर ये आजादी का आंदोलन चालू किया था। मुझे आज बड़ी संतुष्टि है, मोदी जी ने हैदराबाद मुक्ति दिवस को संपूर्ण शासकीय आदेश के अंतर्गत मनाने का निर्णय कर हैदराबाद मुक्ति के आंदोलन को एक प्रकार से स्वीकृति और श्रद्धांजलि देने का काम किया है। मैं मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं और तेलंगाना की जनता को भी कहना चाहता हूं, तेलंगाना की जनता को भी कहना चाहता हूं, आज भी जिन लोगों को 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिन बोलने में शर्म आती है, उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, ये हजारों लोग जो शहीद हुए हैं, जिसके आधार पर आज आप सत्ता पर बैठे हो, अगर उनको श्रद्धांजलि नहीं देते तो उनके साथ आप द्रोह कर रहे हो। तेलंगाना की जनता को भी मैं कहना चाहता हूं, ये महान तेलंगाना राज्य की रचना जिस उद्देश्य से हुई, सत्ता पर बैठकर उद्देश्यों को जो भूल जाते हैं, जनता ने उनको नहीं भूलाना चाहिए। मुझे विश्वास है मित्रों कि ये जो आज मोदी जी ने परंपरा शुरू की है हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने की, ये इससे भी ज्यादा जोर शोर के साथ अनेक सालों तक मनाया जाएगा और हैदराबाद को स्वतंत्र करने वाले सभी स्वतंत्र सेनानियों के शहीदों के सम्मान में यशोगान हर साल गाए जाएंगे। मैं फिर से एक बार पुराने हैदराबाद राज्य के आज के तीनों राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र और ये तेलंगाना के पूरा राज्य के सभी नागरिकों को हैदराबाद मुक्ति दिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। जिस तरह से मोदी जी ने पूरे देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी जिस तरह से देश को समृद्ध करने के रास्ते पर आगे चल पड़े हैं, मोदी जी जिस तरह से भारतीय और भारतीयता को उच्चतम शिखर पर बिठाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मोदी जी जिस प्रकार से हमारे सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाए, वो उपक्रम निश्चित रूप से चालू रहेगा और हैदराबाद मुक्ति दिन का मनाना भी निश्चित रूप से चालू रहेगा। कोई मनाए न मनाए, भारत सरकार खुली छाती के साथ, हिम्मत के साथ हैदराबाद मुक्ति दिन मनाएगी। यही बात कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। फिर से एक बार सभी नागरिकों को तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के सभी नागरिकों को अनेक अनेक अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का। देवियों सज्जनों, गुजरात में जन्मे सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रेय जाता है अखंड भारत की नींव रखने का। आज वर्तमान में गुजरात की धरती पर ही जन्म लेने वाले देश के गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह सरदार पटेल के संकल्पों को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं अपने चिंतन से, अपने विजन से और अपने एक्शन से। एक बार करतल ध्वनि के साथ आइए हम आभार व्यक्त करें माननीय श्री अमित शाह जी का। धन्यवाद महोदय। और अब परेड द्वारा जय घोष किया जाएगा। परेड में शामिल सभी कमांडर अपने क्रिच को वापस अपने स्थान पर रखते हुए और कुछ ही क्षणों में इस भव्य परेड का विसर्जन होने वाला है।
इसी के साथ परेड में शामिल टुकड़ियां अपने निर्धारित स्थान की ओर प्रस्थान करने के लिए एक निरीक्षण लाइन पर कदम ताल करती हुई हैदराबाद मुक्ति संग्राम दिवस परेड आज सिकंदराबाद के इस ऐतिहासिक परेड मैदान में संपन्न हुआ। आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की टुकड़ियां अपने जोश और उत्साह के साथ समारोह के अनुसार सुंदर पोशाकों में बहुत ही शानदार परेड का नजारा प्रस्तुत किया है। గౌరవనీయులు శ్రీ అమిత్ షాజీ ఎంతో మంది స్వాతంత్ర సమర యోధుల కృషి పట్టుదల త్యాగానికి ఫలితంగా హైదరాబాద్ కి విమోచన లభించిన శుభ తరుణం